अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक। और आज के लेक्चर में आपको मैं खुशामदीद कहता हूं। आज का लेक्चर जो है वो भी काफ़ी मज़ेदार लेक्चर है पहले टॉपिक्स की तरह। और हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कार्बोनेट क्या होते हैं और नाइट्रेट क्या होते हैं। हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को पढ़ते रहे हैं, बी मज का सर बड़ा, बी मज का सर बड़ा, रट्टा लगा लगा के थक गए कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, वगैरह वगैरह जितने भी हमने एलिमेंट पढ़े उनका हमने तस्करा कर रखा है। तो अब है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 तो ये हुए। कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है या कार्बोनेट को आप कहते हैं CO3-2। क्लियर है? ग्रुप 2 के एलिमेंट पे होता है +2 चार्ज, इस पर होता है -2, तो +2 -2 के साथ कैंसिल हो जाते हैं। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर है मेरे बच्चे? अब प्यारे बच्चों देखो कि मैग्नीशियम के इसके साथ अगर आप मैग्नीशियम लगा देंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसके साथ आप कैल्शियम लगा देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ अगर आप स्ट्रोंशियम लगा देंगे SR तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, इसके साथ आप बेरियम लगा देंगे तो बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है, थर्मल कहते हैं हीट को। क्लियर है? इसको बाद बुक के अंदर है पायरोलिसिस भी कहा जाता है, पायरोलाइसिस, लेकिन आप थर्मल डिकम्पोजिशन ही रखें। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है आपने किसी चीज को हीट करना है, वो जब टूटेगी तो टूट कर अपने जो है वो कंपोनेंट के अंदर तब्दील हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस मार्कर को जलाता हूं तो जब जलाऊंगा तो ये गैस के अंदर, हवा के अंदर तब्दील हो जाएगा। वो इसके कंपोनेंट है, इसके अज्जा हैं, वो इनसे मिलकर बना हुआ था। क्लियर है? तो अब हमने जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया, गर्म किया, कोई भी कार्बोनेट ले लेंगे ग्रुप 2 का, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कोई भी कार्बोनेट ले लेंगे तो मेरे बच्चों वो हमेशा उस मेटल के ऑक्साइड में तब्दील होगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करेगा। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप बाद के अंदर जो है वो लाइम वाटर के साथ भी टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि यही गैस बनी है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट मैग्नीशियम का लिया तो मैग्नीशियम कार्बन ऑक्साइड बना और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब ये जो हीट करेंगे ये हीट होगी 540 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बाद बुक के अंदर 550 लिखा होता है। लिटरेचर के अंदर जो वैल्यूज आती जाती रहती हैं ये इतनी ज्यादा जो है आप कह लें कि फिक्स नहीं होती कि मैंने 540 लिखा है, किसी बुक में 530 या 50 मिल गया तो आपके सर ने गलत बताया। नहीं मेरे बेटे, ये रिसर्च होती रहती है, लिटरेचर में वैल्यूज तब्दील होती रहती हैं, उसमें आपने परेशान नहीं होना। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। सिर्फ क्या है, O के साथ Mg लगा हुआ था, यहां पर O के साथ कैल्शियम लग गया और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कहलाएगा। और इसको हीट किया आपने 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब जरा आप गौर करें ना, तो ऊपर से नीचे आता है, मैग्नीशियम ऊपर पड़ा हुआ है, उसके नीचे कैल्शियम है। मैग्नीशियम को हीट कम देनी पड़ी, कैल्शियम को हीट ज्यादा देनी पड़ी। नीचे स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम को और हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। उसके नीचे बेटे आपके पास बेरियम है, तो बेरियम का जब कार्बोनेट लेंगे उसके लिए हीट और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं यूं कहता हूं कि इसमें ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटे? ट्रेंड की। किसका ट्रेंड? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट। तो उसका ट्रेंड क्या बनेगा बेटे? मैग्नीशियम के कार्बोनेट को हीट कम देनी पड़ेगी, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट को हीट उससे ज्यादा देनी पड़ेगी, और उससे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी बेरियम कार्बोनेट को। तो आप यूं कहेंगे कि अगर आप ग्रुप 2 में टॉप से बॉटम में आए तो आपके पास जो थर्मल डिकम्पोजिशन है किसकी? कार्बोनेट की। ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट की थर्मल कंपोजिशन है, डिकम्पोजिशन, वो जो है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज से मुराद है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर सिंपल डिकम्पोजिशन करेंगे तो वो डिकम्पोजिशन जो है वो उसकी डिक्रीज होगी। क्लियर है?
लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है डिकम्पोजिशन अगर डिक्रीज हो रही है तो मेरे बेटे वहां पर उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रही है? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर होगी यहां तक बातें? नेक्स्ट है जी नाइट्रेट। अब नाइट्रेट के लिए जब भी लफ्ज आपके पास आएगा नाइट्रेट, तो मेरे बेटे आपने समझ जाना है उसका मतलब है NO3-1। क्या मतलब है? NO3-1। अब कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज, आप लिख लें +2, साथ लगा लिया NO3। जब बड़ा रेडिकल आता है ना, इसके गिर्द लगाते हैं प्रेंथेसिस। प्रेंथेसिस कहते हैं छोटी ब्रैकेट को। इस पे है -1, माइनस इग्नोर करके 1 इसके फुट में ला के लिख दें, इसका +2 इग्नोर करके इसके फुट में ला के लिखें तो बनेगा Ca ब्रैकेट NO3 अंदर और बाहर लगा दें 2। क्लियर होगी? तो ये बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। अब अगर आप मैग्नीशियम लगाएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का ये फार्मूला बनेगा। इसको आप हीट करेंगे तो वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड NO2 गैस, इसको कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ ऑक्सीजन गैस भी पैदा होगी। क्लियर है? इक्वेशन आपकी बुक में गलत है, बैलेंस नहीं ठीक की हुई, मैंने बैलेंस करके लिखी है तो आप इसको लिखेंगे। सिमिलरली आप अगर कैल्शियम के नाइट्रेट को क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो वो भी कैल्शियम ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे। अब इस रिएक्शन के होने की पहचान क्या है? ये जो NO2 गैस है, एक तो ये पॉइजनस होती है, जहरीली होती है, और दूसरा जिस चैम्बर में आप इसको हीट करेंगे ना, उसके अंदर ब्राउन कलर पैदा होगा, भूरा रंग पैदा हो जाएगा। अब भूरा रंग इस बात की निशानी है कि यहां से NO2 गैस निकली है। क्लियर हो गया बेटे? तो अब टॉप टू बॉटम ग्रुप 2 में जो ट्रेंड कार्बोनेट के हीट होने का था, वही ट्रेंड नाइट्रेट के भी हीट होने का, यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए हीट बढ़ानी पड़ती है कार्बोनेट के लिए, और नाइट्रेट के लिए भी हीट बढ़ानी ही पड़ती है, इंक्रीज करनी पड़ती है। मैं दोनों में यही बात कहूंगा कि ऊपर से नीचे आते हुए कार्बोनेट हो चाहे नाइट्रेट हो, दोनों की जो स्टेबिलिटी है, मुस्तहकम होना है, वो इंक्रीज होता चला जाता है। क्लियर होगी बातें? तो कार्बोनेट हो या नाइट्रेट हो, ये टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हुए इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर आपको क्या देना पड़ता है? ज्यादा देना पड़ता है। यहां तक तो बातें आपके पास लिखी हुई हैं, लेकिन वजह क्या है सर, क्यों ज्यादा देना पड़ता है टेम्परेचर? उसकी एक रीजन है फजान रूल। इसके ऊपर मैं स्पेशल लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाऊंगा आने वाली सीरीज के अंदर। फजान रूल्स क्या कहता है? फजान रूल कहता है कि अगर ना कैटाइन हो छोटा, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसका साइज हो छोटा और एनाइन का साइज हो बड़ा, तो उसके दरमियान बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? अगर एनाइन का साइज हो आपके पास छोटा और कैटाइन का थोड़ा साइज हो जाए बड़ा, तो उसके अंदर जो बनता है आपके पास बॉन्ड, वो बनता है आयोनिक बॉन्ड। अब देखें ग्रुप में ना, अगर आप टॉप टू बॉटम आए, ऊपर से नीचे आए, मैग्नीशियम का साइज छोटा, उससे बड़ा साइज कैल्शियम का, उससे बड़ा साइज बेरिलियम का, स्ट्रोंशियम का, और सबसे बड़ा साइज होगा वो बेरियम का होगा। जब कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका साइज और छोटा हो जाएगा, कैल्शियम का और छोटा होगा लेकिन मैग्नीशियम से बड़ा होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बनेगा Mg+2 सबसे छोटा, उससे बड़ा कैल्शियम +2, उससे बड़ा स्ट्रोंशियम +2, और सबसे बड़ा जो होगा वो बेरियम +2 हुआ करेगा। क्लियर होगी बात? अब जरा आप गौर करें तो बेरियम का कैटाइन बड़ा है, स्ट्रोंशियम का उससे छोटा, कैल्शियम का उससे छोटा, और सबसे छोटा कैटाइन बेटे किसका पाया जाता है? मैग्नीशियम का। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सब ने बॉन्ड किसके साथ बनाना है? कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है या कार्बोनेट का जो एनाइन है, उसका साइज तब्दील नहीं हो रहा। तब्दील किसका साइज हो रहा है? मैग्नीशियम का। तो आप देखें मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा, जब ये कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, स्मॉलर द कैटाइन, और एनाइन तो सब में कॉमन है, तो इसमें बॉन्ड कौन सा होगा? रिलेटिवली कोवेलेंट बॉन्ड होगा।
रिलेटिव है आयनिक, लेकिन रिलेटिवली उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कोवेलेंट बॉन्ड की हैं। कैल्शियम है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा, और ये तो वही कॉमन है, तो इसके अंदर जो होगा वो रिलेटिवली कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसमें आयनिक कैरेक्टर और ज्यादा, इसमें आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो मेरे बेटे मैं यूं कह सकता हूं कि बेरियम कार्बोनेट में आयनिक बॉन्ड ज्यादा, उससे कम स्ट्रोंशियम में, उससे कम कैल्शियम में, और सबसे कम किसमें होगा? मैग्नीशियम में। तो आयनिक बॉन्ड जो होगा वो जितना ज्यादा पाया जाएगा, उसका कैरेक्टर जितना ज्यादा पाया जाएगा, वो बॉन्ड आपको पता है स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड इसमें है और इसको एनर्जी तोड़ने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए उससे कम, इसको तोड़ने के लिए उससे कम, और मैग्नीशियम को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये कौन कहता है? ये मेरी और आपकी बात नहीं है, ये एक फजान रूल्स है, ठीक है? फजान्स रूल है, एक पाइया है, एक बंदा है, उसका नाम है, उसने ये रूल दिया था केमिस्ट्री में जो एक्सेप्टेबल है, तो उसकी रीजन बेटे ये बनती है। तो मैंने लिख भी दिया है, स्मॉलर द कैटायन लार्जर एनायन, तो बॉन्ड क्या बनता है आपके पास? कोवेलेंट। अब ये बिल्कुल स्मॉलर है, लार्जर एनायन है, बॉन्ड क्या बना बेटे? कोवेलेंट। अब इससे होता क्या है? ये बिल्कुल छोटा कैटायन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा रखता है। तो जब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, तो कार्बोनेट में जो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, मिसाल के तौर पर यहां पे मैंने लगा दिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है +2, ये इलेक्ट्रॉन को बड़ी जल्दी अपनी तरफ खींचेगा। उसकी वजह से मेरे बेटे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वो टूटना आसान हो जाएगा। यहां पर इतना ज्यादा नहीं खींचेगा, ये बॉन्ड इतना वीक नहीं होगा, यहां पर इतना ज्यादा नहीं खींचेगा, उससे भी कम खींचेगा, ये बॉन्ड और मजबूत हो जाएगा। और सबसे कम बेरियम खींचेगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ये कार्बोनेट का इसी में मजबूत रहेगा, और सबसे ज्यादा हीट भी बेरियम को देनी पड़ेगी, चाहे वो नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन करवाएं, चाहे वो कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करवाएं। ट्रेंड और रीजन यही रहेगी, ये तब्दील नहीं होगी। अब चलते हैं जी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखें, जिसको जितनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जिस दीवार को तोड़ने के लिए ताकत ज्यादा लगेगी, वो दीवार उतनी मजबूत होती है। अब देखें, इसको तोड़ने के लिए बेरियम के नाइट्रेट को, बेरियम के कार्बोनेट को, स्ट्रोंशियम के नाइट्रेट को भी, स्ट्रोंशियम के कार्बोनेट को भी, कैल्शियम के नाइट्रेट को भी, कैल्शियम के कार्बोनेट को भी, मैग्नीशियम के नाइट्रेट को भी, मैग्नीशियम के कार्बोनेट को भी। अब सबसे ज्यादा इसको एनर्जी, उससे कम इसको एनर्जी, उससे कम इसको एनर्जी, उससे कम इसको एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी या हीट किसको देनी पड़ रही है? बेरियम को। इसका मतलब है कि बेरियम का कार्बोनेट भी और बेरियम का नाइट्रेट भी दोनों बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब है बहुत मजबूत है। मजबूत का मतलब है मुस्तहकम है, मुस्तहकम का मतलब है स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेरियम कार्बोनेट, इसको हीट सबसे ज्यादा चाहिए होगी। उससे कम होगा स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, उससे कम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और सबसे कम होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। Similarly, order of stability of the nitrate of the group 2 element are there. They are the barium nitrate, strontium nitrate, calcium nitrate, and the magnesium nitrate, because it is the most stable due to the presence of high concentration या high percentage of ionic character in the barium nitrate, less in strontium, and the less more in the calcium, and the less more in the magnesium. So मेरे बेटे, आज का जो टॉपिक है मैं साइड पर हो रहा है, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है, और उम्मीद करता हूं मेरे बेटे प्रीवियस लेक्चर सेशन की तरह आपको ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। और इसको मजीद जो है वो अगर क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद बच्चों के साथ भी इस लेक्चर वीडियो को शेयर करें ताकि किसी का भला भी हो जाए। एक चलती हुई जो है वो आप ये कह लें कि लाइट से, लो से, शम्मा से एक और जो है वो शम्मा जलाना बहुत बड़े अजर का काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। गुड लक, फी अमानिल्लाह।